আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। अपने 52 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे हैं। पाकिस्तान से इन हथियारों की खरीदारी को लेकर यूनुस सरकार के खिलाफ कई सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश में अशांति का माहौल है। इसी बीच बांग्लादेश ने सेना के लिए पाकिस्तान से भारी मात्रा में हथियार खरीदा है। करीब 52 इयर्स के बाद पाकिस्तान से हथियारों से लदा जहाज बांग्लादेश पहुंचा है। अंतिम सरकार पर आरोप लगाया जा चुका है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय सरकारी खजाने में जमा पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पाकिस्तान से हथियार खरीदने के इस फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले ही बांग्लादेश सरकार पर सवाल उठा चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कार्यभार संभाला है। उनके कार्यभार संभालने के कुछ समय बाद ही बांग्लादेश की सेना ने कहा कि गोला बारूद और राइफल का गोला बारूद खत्म हो रहा है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अधिकांश देशों ने गोला बारूद की आपूर्ति के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कुछ सलाहकारों ने पाकिस्तान से गोला बारूद आयात करने का सुझाव दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से बड़े मात्रा में गोला बारूद और हथियार खरीदा। 1971 के बाद से यह पहली बार है जब बांग्लादेश सरकार ने सीधे पाकिस्तान से हथियार मंगवाया है। रॉयटर्स के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 50,000 राउंड्स एम्यूनेशन, 3,000 यूनिट टैंक एम्यूनेशन, 50 टन RDX एक्सप्लोसिव और 20,000 राउंड गोला बारूद खरीदा है। गौरतलब है कि बांग्लादेश द्वारा खरीदी गई हथियारों की मात्रा शेख हसीना के कार्यकाल के मुकाबले काफी ज्यादा है। बांग्लादेश की सेना इन हथियारों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन हथियार खरीदने की प्रक्रिया में मिडलमैन के होने का आरोप लगाया गया है। प्रशासन के एक वर्ग ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने और वित्तीय घोटाले में इन्वॉल्वमेंट के संबंध में मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश सेना के कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के खिलाफ पहले ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विपक्ष अडानी रिश्वत मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। मांग के बाद हुए हंगामे के कारण संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को चौथे दिन भी स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष सांसदों ने अडानी रिश्वत के आरोप और अन्य मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखा। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखा। सुबह 11 बजे संसद में सूचीबद्ध दस्तावेज रखे जाने के तुरंत बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धांकर को सदन के नियम 267 के तहत निर्धारित कार्य को स्थगित करने के लिए 17 नोटिस मिले। विपक्षी सांसदों को अडानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, उत्तर प्रदेश के संभाल में सांप्रदायिक हिंसा और मणिपुर में जातीय संघर्ष पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन चेयरमैन ने सभी नोटिसों को खारिज कर दिया। इसके चलते कई विपक्षी सांसद ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धांकर ने कहा कि संसद के सत्र को बाधित करने के लिए नियम 267 को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने इस टिप्पणी की निंदा की। बाद में चेयरमैन ने हंगामे के कारण संसद की ऊपरी सदन की कार्रवाई 2 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया। इसी बीच लोकसभा को शुरू में दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। प्रश्नकाल के दौरान केवल 2 प्रश्न उठाए गए, जो लगभग 10 मिनट तक चला। शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल में 4 दिन में संसद के दोनों सदनों में अब तक केवल 28 मिनट का काम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्र सरकार की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के आधार पर सभी सरकारी गाड़ी जो 15 साल से अधिक समय से सड़क पर है, स्क्रैपिंग के लिए उनकी पहचान की जानी चाहिए। कार्यशाला में पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए गो ग्रीन स्लोगन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। विभाग के मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए 2021 में केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार MSTC एजेंसी
एजेंसी को राज्य परिवहन विभाग से व्हीकल्स को स्क्रैप करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत 15 वर्षों से अधिक समय से चल रहे 412 सरकारी गाड़ियों की पहचान करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू कर देश को 2047 तक हरित ऊर्जा के लक्ष्य तक ले जाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। সরকার মোদীজির নেতৃত্বে যে পরিবেশকে নির্মল রাখতে গেলে গাড়ির যে ধোঁয়া, যে বিশেষ করে 15 বছরের বেশি যে গাড়িগুলোর বয়স, তার থেকে যে ধোঁয়া বের হয় সেটা পরিবেশকে ক্ষতি করে এবং এই স্ক্র্যাপিং পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমে গো গ্রিন আমাদের যে স্লোগান, যে পরিবেশকে নির্মল রাখা, সতেজ রাখা, সবুজ রাখা, সেই ধাপেই আমরা এগিয়ে যাব। पशुपालन क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए राज्य सरकार ने सालाना 2,47,310 मेट्रिक टन दूध, 59,700 मेट्रिक टन मांस और 35 करोड़ 60 लाख अंडे उत्पादन करने की विशेष पहल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को पशु रक्षक सम्मान निधि प्रदान समारोह में यह बात कही। राज्य सरकार ने पशुधन विकास और पशुधन उत्पादन के लिए विशेष पहल की है। प्रतिवर्ष 2,47,310 मेट्रिक टन गेहूं, 59,700 मेट्रिक टन मांस और 35.6 करोड़ अंडों का उत्पादन करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भधारण को प्रोत्साहित करके 54,452 बच्चे पहले ही पैदा किए जा चुके हैं। शुक्रवार को पशु रक्षा सम्मान निधि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात कही। আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট যাতে সাস্টেনেবল গ্রোথ থাকে তার জন্য প্রায় যে প্রোডাকশন লেভেল যেটা অলরেডি এস্টিমেট করা হয়েছে প্রায় 2,47,310 মেট্রিক টন ইন দ্য মিল্ক সেক্টর এবং 59,700 মেট্রিক টন ইন দ্য মিট সেক্টর এবং 35.96 করোড় ইন দ্য এগ সেক্টর। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই কথাটা বলতে যে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প আপনারা জানেন আমাদের সরকার আসার পর থেকে সেটাও চলছে, যে আর্টিফিশিয়াল সেক্স সর্টেড সেমেন দিয়ে যাতে বেশি করে স্ত্রী বাছুর প্রোডাকশন করা যায় সেই দিশায় কাজ করছে। এখন পর্যন্ত প্রায় 2,56,030টি আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তাতে করে 54,852টি কাপস জন্ম নিয়েছে। এর মধ্যে 46,461 হচ্ছে ফিমেলস। এটা একটা বিশেষ আমাদের উদ্যোগ এবং এতে করে কিন্তু আমাদের দুধের দিক দিয়ে অনেক বেশি আমরা স্বাবলম্বী হব। पशु विकास के मामले में वर्तमान में राज्य में 16 पशु चिकित्सालय और 65 पशु औषधालय शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही 13 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को शुरू किए जाने की निर्देश भी दिए जा चुके हैं। আমাদের এই সব চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত প্রায় 16টি ভেটেরিনারি হাসপাতাল আছে, প্রায় 65 ভেটেরিনারি ডিসপেন্সারি আছে, 460 ভেটেরিনারি সাব সেন্টার রয়েছে। এখন দেখা যায় অনেক সময় যখন এই ধরনের পশু বা যারা পাখিগুলোর যদি কোনো সমস্যা হয় তাদের হসপিটালে নিয়ে যেতে অনেক সময় রাস্তার মধ্যেই মারা যায় বা অনেক সমস্যা হয়। তার জন্য প্রায় 13টির মতো মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করা হয়েছে। আমাকে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এবং দপ্তর থেকেও আমাকে বলা হয়েছিল, এতে করে কল সেন্টার থেকে যদি তাদের সাথে যোগাযোগ করা যায় ইমিডিয়েটলি এই যে 13টি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করা হয়েছে একদম দরজায় গোড়ায় পৌঁছে যাবে। এতে করে মৃত্যুর মুখ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশু পাখিগুলো মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারে। पशुपालन सम्मान निधि से अब तक 24,880 स्मॉल स्केल पोल्ट्री यूनिट, 10,870 मुर्गी पालन इकाई, 3,600 चरावे और कुल 6,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री पशु संसाधन विकास योजना हेतु 11 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्कूलों में टीआरबीटी के माध्यम से 1566 स्नातक और परास्नातक शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। इनमें से 1099 परास्नातक शिक्षकों और 467 स्नातक शिक्षकों को मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खबर दी। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने 125 विद्याज्योति स्कूलों में 112 विशेष शिक्षकों को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्री सुशांत चौधरी ने जेल विभागों में 151 लोगों को नियुक्त किया है। मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने टीपीएससी के माध्यम से 198 जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती को भी मंजूरी दे दी। আপনারা জানেন যে আমাদের যে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলো রয়েছে তাদের শিক্ষকের স্বল্পতা কিছুটা রয়েছে এবং সেটা মেটানোর চিন্তা ভাবনা মাথায় নিয়ে শিক্ষা দপ্তর থেকে আমাদের for the post of undergraduate teacher and graduate teacher সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে পোস্ট ক্রিয়েশন এন্ড ফিলিং আপ 1566 জনকে সেখানে রিক্রুট করা হবে अंडरग्रेजुएट टीचर এবং গ্রাজুয়েট টিচার। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अनुसार त्रिपुरा में लगभग 151.58 किलोमीटर रेलवे मार्ग के पूरे खंड का विद्युतीकरण किया गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में टोटल रेलवे रूट्स में से 66% से अधिक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। भारतीय रेलवे की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त करने की योजना के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अपने इलेक्ट्रिफिकेशन अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति जारी रखी है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने नवंबर 2024 तक कुल 2827.74 रूट किलोमीटर का सफल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है। यह 4260.52 आरकेएम के निर्धारित लक्ष्य का 60% से अधिक है, जो इसके रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण में तेजी से वार्षिक प्रगति को दर्शाता है। इस संबंध में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने लामडिंग, काटिहार, अलीपुरद्वार, रांगिया और तिनसुकिया में विभिन्न डिविजन्स में आधुनिकीकरण पूरा कर लिया है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के अधिकारी क्षेत्र वाले राज्य में असम 1401.46 आरकेएम के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 921.62 आरकेएम के इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा चालू वर्ष के नवंबर 2024 तक एडिशनल 244.6 आरकेएम इलेक्ट्रिफिकेशन पहले ही पूरा कर लिया जा चुका है। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने कहा है कि त्रिपुरा में औसतन 151.58 आरकेएम का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कहा है कि ग्रीनर और अधिक डेवलप नेटवर्क के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1573 आरकेएम के इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा है, जिसके कुल 4260.52 आरकेएम को इलेक्ट्रिफिकेशन करने की योजना काफी आगे बढ़ा दी जा चुकी है। इस बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिफिकेशन परियोजना को
इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड IRCON, रेल इंडिया टेक्निकल और इकोनॉमिक सर्वे या RITES और NFR कंस्ट्रक्शन सहित प्रमुख एजेंसीज द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन परियोजना के पूरा होने से पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल रेल संचालन सहित कई लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद भी है। इस परियोजना से कच्चे तेल पर निर्भरता कम होने और साथ ही अनइंटरप्टेड ट्रैक्शन के लिए ट्रेन्स की समयबद्धता और गति भी बढ़ाई जाएगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पूरे क्षेत्र के लिए आधुनिक कुशल और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क प्रदान करने के लिए अभियान एक समर्पित भूमिका निभा रही है और अधिकतर विकास, स्थिर पर्यावरण और देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर राज्य के दूर दराज के क्षेत्र के बेहतर कनेक्टिविटी के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे मार्गों के पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के तुरंत बाद क्षेत्र में हाई स्पीड वंदे भारत रेल शुरू करने का भी फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ मिशन योजना शुरुआत में राज्य के 125 विद्या ज्योति स्कूलों में शुरू की जाएगी। बाद में इसे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को परियोजना का आधिकारिक उद्घाटन करते हुए कही। आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ मिशन परियोजना का शुक्रवार को आधिकारिक उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि यह परियोजना शुरुआत में कुल 125 विद्या ज्योति स्कूलों में और बाद में बाकी के सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी। ये परियोजना स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पाठ्यक्रम आदि कुल 6 स्तंभों के आधार पर शुरू की जाएगी। আমরা পাইলট প্রকল্প হিসাবে নীতি আয়োগের যে ডিরেকশন সেই অনুযায়ী প্রথম আমরা এখানে 125টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল যে আমাদের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আছে, বিদ্যাজ্যোতি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প, প্রথমে পাইলট প্রকল্প হিসাবে এই 25টা স্কুলে হবে এবং পরবর্তী সময়ে কিন্তু এখানে প্রায় 90,000 যারা শিক্ষার্থীরা আছেন তারা কিন্তু সরাসরি এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন। পরবর্তী সময়ে যখন এটা সফল হবে, অন্যান্য যে গভর্নমেন্ট স্কুলগুলো আছে বা গভর্নমেন্ট এইডেড যে স্কুলগুলো আছে সেইগুলোতেও সেই যে পরিষেবা সেটাও প্রসারিত করা হবে। এখানে মিশনের বলা হয়েছে যে মেইন 6টা স্তম্ভ আছে। আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলছিলেন যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যক্রম মানে সিলেবাসের বাইরেও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এই ধরনের পাঠ্যক্রম কিছু যোগ করবে। পরবর্তী সময়ে আরো বিশদভাবে इस परियोजना में योग, व्यायाम, इकोसिस्टम, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण आदि जैसे स्तंभ होंगे और ये परियोजना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में प्रभावी भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बताया। সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এই ধরনের পাঠ্যক্রম কিছু যোগ করবে। পরবর্তী সময়ে আরো বিশদভাবে এগুলো জানাবে এবং আমি আশা করি NHA এবং স্কুল ডিপার্টমেন্টের সবাই মিলে এটাকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করব। যোগ ব্যায়াম সম্পর্কেও বলা হয়েছে, শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সুস্থতা অনুশীলনের প্রচার করা হয়েছে, স্বাস্থ্য প্রচারকারী বিদ্যালয়, বাস্তুতন্ত্র নিয়েও কথা হয়েছে। এখানে কাউন্সিলিং এবং মধ্যবর্তিতার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়কে জোরদার করা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রেফারেল সিস্টেম, চিকিৎসা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা, বিশেষ ব্যবস্থা সহ প্রাথমিক চিকিৎসা ও তার পরিচর্যা এসব ইত্যাদি, এই যে 6টা যে স্তম্ভ সেগুলোর উপর ভিত্তি করে এই কার্যক্রম হবে। এখানে যে বিশদ आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के बीच एक संयुक्त सहयोगी कार्यक्रम है।
छात्रों के स्वास्थ्य और सीखने को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से परियोजना को स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षकों को स्वास्थ्य और कल्याण संदेशवाहक घोषित किया जाएगा, विशेष रूप से एक पुरुष और एक महिला, और जो स्कूलों में साप्ताहिक स्वास्थ्य प्रचार और रोग निवारण सूचना इंटरैक्टिव गतिविधियों का आयोजन करेंगे। ये परियोजना स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमारी की रोकथाम के साथ साथ स्कूली छात्रों के बीच हिंसा, मादक द्रव्यों के सेवन, जोखिम भरे यौन व्यवहार, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकारों से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए शुरू की जाएगी। प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के लिए ये ऑपरेशनल गाइडलाइन एक हैंडबुक और प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए संसाधन के रूप में तैयार किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने चड़ीलाम ब्लॉक के रंगमाला विलेज के हेरमा इलाके में नया एग्री सेक्टर ऑफिस स्थापित करने का फैसला किया था, लेकिन ऑफिस को हेरमा क्षेत्र में स्थापित करने के बजाय 8 किलोमीटर दूर शुतरमुड़ा विलेज के पुराने ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया। चड़ीलाम ब्लॉक के रंगमाला विलेज के जनजाति किसान राज्य सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। इलाके के गुस्साए हुए किसानों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की धमकी दी है। 26 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में किसानों के लाभ के लिए 46 नए कृषि क्षेत्र कार्यालय बनाए जाएंगे और पुराने कार्यालयों को रीअरेंज कर नए स्वरूप में विस्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने चोड़ीलाम ब्लॉक के रंगमाला गांव के हेरमा क्षेत्र में सरकारी मोहर के साथ नए कृषि क्षेत्र कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन इसे इस क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर सुतरमुड़ा गांव में पुराने कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पिछले 2 महीनों से डिप्लोमा दे बर्मा सुतरमुड़ा गांव कार्यालय के प्रभारी कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं। भले ही साइन बोर्ड पर साफ लिखा हो हेरमा एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिस, क्षेत्र के किसानों को आने जाने के लिए 16 किलोमीटर लंबे रास्ते को पार करने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वे राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। যে জায়গাতে হেরমার নামে স্যাংশন হয়েছে, এইটা কিভাবে সুতারমুড়া নেওয়া হলো এটা কিন্তু সঠিক নয়। কারণ আমরা চাই আমাদের হেরমার নামে যেই সেক্টর অফিস হয়েছিল যাহাতে হেরমাটি স্থাপিত হয়, আর যদি এটা না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তম আন্দোলনে যাব। আর এখানে যারা কৃষক আছে কৃষকরা সবাই আমাদের সাথে আছে। কৃষকদের দাবি হলো এখানে হইতে। रंगमाला गांव के जनजाति किसानों ने सरकार से इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और कृषि क्षेत्र के कार्यालय को सुतरमुड़ा गांव से तुरंत हेरमा क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग भी की है। उन्होंने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने और जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा लेने की धमकी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में वडोदरा की ओर से खेलते हुए त्रिपुरा के खिलाफ 23 गेंदों में 47 रन बनाकर वडोदरा को 7 विकेट से जीत दिलाई। होलकर स्टेडियम में मैच में वडोदरा के कप्तान कृणाल पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। त्रिपुरा ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 109 रन बनाए। कप्तान मनदीप सिंह ने 40 गेंदों पर 50 रन बनाए। शंकरपाल और परवेज सुल्तान के अलावा त्रिपुरा का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। वडोदरा के लिए आकाश सिंह ने 3 और कृणाल पांड्या ने 2 विकेट लिए। जवाब में त्रिपुरा ने वडोदरा के निनाद राठवा और शिवालिक शर्मा को सस्ते में पवेलियन भेजने में कामयाबी हासिल की, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या आए और 23 गेंदों पर 47 रन बनाकर वडोदरा को जीत दिलवाई। उन्होंने त्रिपुरा के स्पिनर परवेज सुल्तान के 10वें ओवर में 4 छक्के और 1 चौका लगाया। इस शानदार पारी की बदौलत वडोदरा ने 11.3 ओवर में 3 विकेट पर जीत हासिल की। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।